अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गोल यूट्यूब और कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज कुछ बात हो जाए उस जुल्म की जो इस बदहाल मुल्क के साथ मखसूस लॉबियाँ रवा रखे हुए हैं। हमारा आज का मौजू ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इसमें आपको मालूम है कि तीन बड़ी कंपनियां, जापानी कंपनियां हैं जो कि 35 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। ज़ाहिर है उनके मकामी पार्टनर्स भी हैं, लेकिन आपको ये सुन के शायद हैरानी हो कि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद आज भी ज़्यादातर मवाद पुर्जे दरामद किए जाते हैं। और पाकिस्तान में ये तीन कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां सबसे पहले जो आई थी, अगर सिर्फ उसी को सामने रखा जाए तो वो आज भी हमें ये बताते हैं कि सिर्फ 30% साजो सामान दरामद किया जाता है जिसमें इंजन और ट्रांसमिशन शामिल है। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि इस इंजन और ट्रांसमिशन की दरामदी कीमत दरअसल उस 70% लागत से ज़्यादा है जो मकामी तौर पे तैयार किया जाता है, यानी उस सामान की लागत से ज़्यादा है जो कि मकामी तौर पे तैयार किया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मकामी तौर पे जिसको कहा जाता है सामान तैयार हो रहा है, उसका ख़ाम माल भी ज़्यादातर दरामद होता है। जब आपको कोई अहम पुर्जा मंगवाना होता है, वो भी कभी थाईलैंड से और कभी कोरिया से और कहीं ना जाने किस किस मुल्क से, चीन से उनको दरामद करना पड़ता है। इसका मुवाज़ना आप करें इंडिया के साथ, वहाँ पे जितनी भी कार ब्रांड्स हैं उन सब को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का पाबंद किया गया, यानी हर पुर्जा वहीं पे तैयार होता है। हमारे यहाँ सिर्फ कार असेंबली होती है और उसके बावजूद इंजन और ट्रांसमिशन जैसे इंतहाई महंगे कंपोनेंट दरामद किए जाते हैं। इसकी मद में आपको शायद सुन के हैरानी हो कि हर साल सैकड़ों अरब रुपए पाकिस्तान के सर्फ होते हैं, और वो डॉलर्स में। यानी अगर पाकिस्तान में कोई 2.5 लाख मोटर व्हीकल्स तैयार हो रही हैं और उसके इंजन और ट्रांसमिशन तमाम कंपनियों के जापान से आ रहे हैं, तो उसका ये मतलब है। और उसकी अगर एवरेज कॉस्ट भी आप निकाल लें कि $10,000 इंजन और ट्रांसमिशन की दरामद पे सर्फ होते हैं, तो इसका मतलब है कि कम अज़ कम $2.5 अरब मालियत की हमारे इंजन और ट्रांसमिशन और दूसरे अहम पुर्जाजात गाड़ियों के, वो गाड़ियाँ जो कि बज़ाहिर यहाँ 35-30 बरस से बन रही हैं, उस पर ख़र्च हो रहे हैं। ये जुल्म कौन कर रहा है? ये क्यों हो रहा है जुल्म? बुनियादी तौर पे ये जुल्म उन लोगों की तरफ से हो रहा है जो हमारे फ़ैसला साज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट थे, चाहे वो सियासतदान थे। उन्होंने ये जुल्म होने दिया है। यानी किसी ने पाकिस्तान के मफाद की खातिर इन तीन बड़ी कंपनियों को, तीन बड़ी जापानी कंपनियों को इस बात पे मजबूर नहीं किया कि आप मुकम्मल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें, बल्कि उनको इजाज़त दे रखी है कि आप सिर्फ 30% दरामद के नाम पे महंगे तरीन कंपोनेंट्स मंगवाएं, और उसमें डॉलर किसके सर्फ हो रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। ये वो डॉलर हैं जो बड़ी मुश्किल से ये मुल्क कमा रहा है, लेकिन चंद मफाद परस्त प्रोड्यूसर्स ने, यानी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने जापानी कंपनियों के साथ मिलके और फिर मुराद का एक आर्किटेक्चर पैदा किया है। उन्होंने वजारत पैदावार में, वजारत इंडस्ट्रीज़ में, वजारत तिजारत में और सबसे बढ़ के वजारत ख़जाना में उन अफसरान के लिए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इन गाड़ियों की पैदावार से है, उन वज़रा के साथ जो कि इन वजारतों के इंचार्ज बनते हैं, यानी अंदरून खाना मिली भगत करके गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान में कार असेंबली या कार प्रोडक्शन के नाम पे सिर्फ असेंबली का काम हो रहा है, और वो भी पाकिस्तान के बड़े मुश्किल से कमाए हुए डॉलर्स की मदद से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक और अफसोसनाक पहलू गाड़ियों की गैर मामूली कीमतें और ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से इसकी मनमानी कीमतों में इजाफा है। बताया जाता है कि जब शौकत अजीज़
وزیر خزانہ تھے 2002-2006 کے درمیان، اس وقت تک ایک کار پرائس کمیٹی ہوتی تھی جو گاڑیوں کی قیمتوں پہ نظر رکھتی تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شوکت عزیز کے ساتھ تمام آٹو موبائل مینوفیکچرز نے ملاقات کر کے وہ کمیٹی ختم کروا دی. اس طرح انہیں گاڑیوں کی درآمد اور اس کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کھل کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس ٹرینڈ کو بدلنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اندرون خانہ اتنے لوگ آپس میں گٹھ جوڑ اتنا گہرا ہے، بیوروکریٹ کا، سیاستدان کا اور آٹو موبائل مینوفیکچرز کا، کہ موجودہ حکومت بھی اس گٹھ جوڑ کو توڑنے میں ناکام رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے ڈالرز مسلسل یہاں سے نکلتے چلے جاتے ہیں جب بھی انہیں ٹرانسمیشن، انجن اور دوسرے اہم پرزے منگوانے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ لوٹ مار کا یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا. ابھی حکومت نے شاید، چونکہ ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، درآمدات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، کوئی 3 گنا تک پہنچ گیا ہے ہماری درآمدات اور برآمدات کا فرق، جس کی وجہ سے حکومت نے نئی گاڑیوں کی درآمد پہ شاید پابندی لگا دی ہے. لیکن وہ پابندی کس حد تک کارگر ثابت ہوگی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن آج کے اس پروگرام کا مقصد تھا آپ تک وہ دردناک کہانی پہنچانا جس کا شکار یہ ملک رہا، اور یہ محض ایک جھلک ہے اس تمام بگڑے ہوئے فرسودہ نظام کی جس کے تحت اس ملک کے وسائل کو نوچا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے. وہ مفاد پرست گروہ جس میں بیوروکریٹ شامل ہے، جس میں درآمد کنندگان شامل ہیں، جس میں آٹو موبائل مینوفیکچر شامل ہیں، اور جس کو سہارا ملتا ہے مفاد پرست سیاستدانوں کی طرف سے، اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. یہ کب رکے گا یہ ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس طریقے سے رکے، اور پاکستان سے جس انداز میں بظاہر جائز انداز میں جائز طریقے سے ڈالر جا رہے ہیں، لیکن آخر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے بجائے صرف کار اسمبلی کو ترجیح دی، اپنے اکاؤنٹس بھرے، اپنے کھاتے بھرے، عیاشیاں کی، بیرون ممالک میں جائیدادیں بنائی، لیکن پاکستان ویسے کا ویسا ہی مسائل کا شکار ہے.